बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। आज नाज़रीन लाहौर फिर पहले नंबर पे। ये कोई गेम नहीं है जिसमें हम जीत जाते हैं और हम बड़े जश्न मना रहे होते हैं और हम बड़े सेलिब्रेट करके बोल रहे होते हैं कि हम पाकिस्तानी आज फिर से जो है नंबर 1 पे। आज लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 328 है। पहले दिनों की निस्बतें अगर देखें तो थोड़ा सा कम है, मगर फिर भी 150 से ऊपर जो है वो ख़तरनाक ही है। और आज के हिसाब से जो मैं आपको बता रही हूँ ये तो है ही ख़तरनाक। इसका मतलब हम सिचुएशन में फंसे हुए, हम आगे भी नहीं बढ़ रहे, हम इन्हीं जगहों पे हैं और इसी तरीके की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जहरीली गैस है, वो हम अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। एनीवे और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दिल्ली है 257 पे है, मगर हमसे काफ़ी पीछे, हम बहुत आगे जा रहे हैं, हम बढ़ते जा रहे हैं, हम कामयाबी की तरफ रवा दवा हैं। इज़ दैट द कामयाबी दैट वी आर लुकिंग फॉर? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इस तरीके की कामयाबियाँ हमें नसीब हो रही हैं। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कौन से हमसे ऐसे जो है ना गलतियाँ हो गई हैं जो हम इस तरीके की जो है हवा में सांस ले रहे हैं। मैं कहूँ सारे मिल के दुआ कीजिए, क्योंकि जब ये बारिश होगी ना तो बारिश की वजह से सारे इश्यूज़ थोड़े से सेटल डाउन हो जाएंगे, वरना हमें इसी तरह की प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ेंगी। तो बाहर ना निकलिएगा, जितनी अगर कोई ज़रूरत है, अगर आपको कहीं आपको लगता है कि आपको जाना ज़रूरी है तो चले जाइएगा। और ये जो हम कहते थे ना सुबह सुबह डॉक्टर्स रेकमेंड करते थे कि मॉर्निंग वॉक किया कीजिए, एक्सरसाइज किया कीजिए, ये मौसम जहरीला है, ये मॉर्निंग वॉक वाला बिल्कुल भी मौसम नहीं है। इसको देख के आपको अच्छा लगे कि क्या हवाएं चल रही हैं, क्या मौसम है, क्या खुशगवार गुलाबी। दिस इज़ नॉट गुलाबी मौसम। गुलाबी सिर्फ आप कपड़े पहन सकते हैं मेरी तरह, ये खुशगवार मौसम नहीं है, जहरीला मौसम है। इस मौसम में सिर्फ आप अल्लाह से जो है ना दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ये जहरीला मौसम ख़त्म हो जाए और जल्द से जल्द बारिश जो है अल्लाह ताला बरसाए, ताकि इस वही इंडियन लफ्ज़ है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है बोलना, इस धरती माँ पे जब ये बारिश का कतरा गिरेगा और बारिश होगी तो ये सारी जहरीली गैसेस जो है ये अपने अंजाम को पहुँच जाएंगी और इनको अंजाम पे पहुँचाने के लिए आप सबकी दुआ जो है वो ज़रूरी है। फिर हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज शेंजन कंट्रीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले कि इंटरनेट पे आप मोस्टली देख रहे होते हैं, फेसबुक पे देख रहे होते हैं कि एड्स आ रहे हैं बहुत सारे शेंजन कंट्री में। आप ऑस्ट्रिया हो गया, फ़िनलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ग्रीस हो गया, इस तरह के जो ऐसे ममालिक हैं, इधर आप एड्स चल रहे होते हैं कि आइए फ्री में आपको वीज़ा देंगे, बस आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और आपको ओपन लेटर मिल जाएगा, उसके बाद फ्री वीज़ा है, सब कुछ जो है वो ट्रैवल के टिकट से लेके वो भी आपको गवर्नमेंट पे करेगी। वहाँ पे गवर्नमेंट आपको रहने के पैसे भी देगी कि आप हमारे पास आएँ, आके रहें। तो ये जो चीज़ें हैं, इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना फ्रॉड है, ये बता दूँ, फ्रॉड ही होता है, मोस्टली फ्रॉड ही होता है। हाँ, तो आप ये सोचें ना कि किसी भी मुल्क को क्या पड़ी कि आपको किसी और मुल्क से अपने पास बुलाए, पढ़ाई के भी पैसे दे, आपको रहने के भी पैसे दे, आपके एक्सपेंसेस भी जो है वो बेयर करे और आपको बुला ले और शेंगन वीज़ा भी आपको मिल जाए। तो ये ज़रा सोचने समझने की बात है, ये नहीं है। तो फिर हम ये सोचते समझते तो है नहीं, हम अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा देते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं। तो जो लोग इस वक्त ऐसे ख्वाहिशमंद हैं, उनको बड़े चार चढ़े हुए हैं कि हमने मुल्क से बाहर जाना है और वहाँ पे पढ़ना है और हमारी बड़ी अच्छी सी लाइफ मिलेगी, हमें डॉलर्स मिलेंगे, इस तरह का जो सिनेरियो है, इसमें हम आज बात करेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है, किस किस किस्म के फ्रॉड्स का सामना करना पड़ा हमारे पास होंगे। नई मुश्ताक साहब होंगे, इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, मगर उनके साथ बात करने के लिए मैं आपसे भी कहूँगी कि अगर आपके कोई ऐसे चाह है, कोई शौक़ है कि दैट यू वांट अ शेंगन वीज़ा एंड यू वांट टू गो अब्रॉड टू अर्न डॉलर्स, देन यू कैन कॉल एंड यू कैन आस्क हमारे कंसल्टेंट से, उनको ख़ास आपके लिए मदद किया। मगर ब्रेक के बाद शेंगन वीज़ा के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले बताया था, उस पर बात करने के लिए हमारे पास नई मुश्ताक साहब इमिग्रेशन कंसल्टेंट हमारे पास हैं और हम उनसे मदद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसी तबीयत है? कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज शेंगन वीज़ा के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि शेंगन वीज़ा होता क्या है, देखने वालों को समझा दीजिए। देखिए, इसमें ये एक स्टेट है, जोन है, दुनिया में इसको डिवाइड किया गया है। शेंजन बेसिकली नाम कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये बेसिकली लग्जमबर्ग की एक स्टेट है जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसमें 26 कंट्रीज़ फॉल करते हैं यूरोप के
उसको हम शेंजन जोन कहते हैं। Right. तो जिसके पास एक भी कंट्री का वीज़ा होता है, ही और शी कैन ट्रेवल फ्रीली थ्रू आउट द शेंजन जोन। तो ये है बेसिकली शेंजन जोन। अच्छा, इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? वैसे मैंने ब्रेक से पहले जो मुझे नॉलेज थी, बट इफ यू कैन जस्ट एलैबोरेट। इसमें 26 के नाम तो मुश्किल है। इसमें फिनलैंड है, जर्मनी है, हंगरी है, क्रोशिया है, अभी रिसेंटली रोमेनिया ऐड हुआ जी। है, फिनलैंड है, स्वीडन है, इसके अलावा फ्रांस है। तो ये इसके अलावा भी जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है तो ये जितने भी आप नाम ले रहे हैं, इन सब जगह पे शेंजन वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है? पाकिस्तान से एक तो मैं आपको एक रीसेंट जो स्टेटिस्टिक्स है वो बता दूं कि सबसे हाई रिफ्यूज़ल रेट जो है इस दफ़ा इस साल में पाकिस्तान का रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओह माय गॉड, व्हाई उसकी इज दैट? रीज़न ही ये है कि लोगों को आइडिया नहीं है कि किस कंट्री की डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या है, कौन है जो वीज़ा फ्रेंडली है फॉर पाकिस्तान। तो इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल रेट रहा है। लेकिन इन सब में आप ये नहीं कह सकते कि हमें बड़ा आसानी से वीज़ा मिल जाता है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो फ्रेंडली है इसमें। नहीं, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड कि रिजेक्ट क्यों हो रहा है, और वो भी सिर्फ पाकिस्तान को? ये थोड़ा सा इन डेप्थ देखना पड़ेगा। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंटेशन का डिफरेंस। मैं आपके तवज्जुह से नाजरीन को भी ये कहना चाहूँगा कि अब बहुत सारा वीज़ा प्रोसेस जो है वो AI पे शिफ्ट हो चुका है। तो माइनर मिस्टेक्स कैन रिजल्ट इनटू अ रिफ्यूज़ल। आपकी फ़ाइल जो है वो बजाय एक ह्यूमन बीइंग जब उसको चेक करता है तो थिंग्स आर डिफरेंट। अब AI की बहुत ज़्यादा हेल्प ले रहे हैं होम ऑफिसर्स। तो बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं दे आर कॉजिंग द रिजेक्शन। किस तरह के लोग मोस्टली मिस्टेक्स करते हैं? फॉर इंस्टेंस डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा। बैंक स्टेटमेंट, आपकी फाइनेंशियल वर्थ। इसमें हमारे यहाँ एक बहुत बुरा ट्रेंड है, हम कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा करते हैं। फॉर इंस्टेंस 2-3 मिलियन की कैश ट्रांजैक्शन इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी नॉर्मल इन पाकिस्तान। ठीक है। जबकि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्करेज करते हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड नहीं है। तो एक फेटल मिस्टेक है वंस एज ए वीज़ा ऑफिसर AIIC के भाई इसमें तो कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं अगर हम उनको सही से फाइल करें। और तो जो 6 मंथ्स की स्टेटमेंट्स देखते हैं शेंगन वीज़ा वगैरह के लिए किसी भी कंट्रीज़ के, तो उसमें कैश कितना रहना चाहिए अकाउंट के अंदर, या फिर सिर्फ वो आपकी देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस क्या क्या थी, किस तरीके से? ट्रांजैक्शंस ये भी एक मेथड है जिसको हमने क्लियर करना है। अच्छा। ट्रांजैक्शंस आर नॉट अ रिजल्ट और समथिंग जो कि ये डिफाइन कर सके कि आपकी फाइनेंशियल वर्थ अच्छी है। ठीक। बैलेंस मस्ट बी होल्ड। आपने कितना कोई बैलेंस जरूरी रिक्वायर्ड होता है? एवरेज 10,000 यूरोस। ओके। पाकिस्तानी 300 कितना रुपए हुआ? का यूरो है पाकिस्तानी तो 30 लाख कर लें। 30 लाख रखना है मिनिमम, बेयर ओके। मिनिमम। ठीक है, इससे आगे फिर हल्का फुल्का जो है वो बैलेंस ऊपर ही हो तो अच्छा। बेहतर है क्योंकि यूरो का रेट कन्वर्ट होता रहता है। ठीक है। तो इसलिए और अब अगर स्टडी वीज़े के लिए किसी ने अप्लाई करना है तो कौन कौन सी जो टॉप शेंजन कंट्रीज़ हैं वो बेहतरीन है? अच्छा, इस वक्त जो सबसे बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स भी लो कॉस्ट ऑप्शन जो है उसमें हंगरी आ जाता है, फिर फ्रांस आ जाता है। और अगर आपने विद फैमिली अप्लाई करना है तो स्वीडन आपको कंसिडर करना चाहिए, फिनलैंड कंसिडर करना चाहिए, जर्मनी उन स्टूडेंट्स को कंसिडर करना चाहिए जिनका 3.7+ CGP है क्योंकि उनको प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट मिलती है। और जो इससे नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं उनका अपॉइंटमेंट के मामले में कोई पुरसाने हाल नहीं, वो ना अप्लाई करें तो बेहतर है। अच्छा जी। और ये कितने दिनों में आ जाता है वीज़ा अगर इस तरह के प्रोसेस में वीज़ा कामयाब प्रोसेस होते हैं, सही देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट होती है, देन आप 30 to 45 डेज के अंदर आप एक्सपेक्ट करते हैं आपका अच्छा, वीज़ा ये आ जाता है। अगर टाइम आपका- लगता है। जी जी। ठीक है। अच्छा, जो लैंग्वेजेस हैं जिसमें फ्रांस की, जर्मनी की जो लैंग्वेजेस होती हैं उसके लिए क्या चीज़ें हैं, क्या सीखनी पड़ती हैं? पहले आपको लर्न करनी है उनकी ये लैंग्वेज स्किल्स एंड देन आप अप्लाई करेंगे? अच्छा, इट्स नॉट द केस। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी, क्योंकि जो आप कोर्स वहाँ पे पढ़ेंगे वो इंग्लिश में ऑफर होगा, सो यू कैन गिव योर इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर लाइक आइल्स और अदर चीज़ें। हाँ, एक ज़रूर चीज़ है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आई विल ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज को कम से कम A1, A2 या B1 लेवल तक कर लेते हैं तो आपको सेटलमेंट में आसानी होती है वहाँ पे। क्या सच में अगर एक कंट्री का आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है तो आप 26 ममालिक में ट्रैवल कर सकते हैं, जा सकते हैं? जी बिल्कुल। Is that true? यस, बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं। देयर इज़ नो वीज़ा रिक्वायरमेंट। आपका वो कार्ड ही जो है आपको सारी कंट्रीज़ में एंटर करने के लिए एलिजिबल है। ये ज़रूर ज़हन में रखें कि इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन ट्रैवल ऑन, नॉट टू वर्क ऑन।
अच्छा नईम साहब, एक मिथ है जो कि मुझे लगता है आप ही क्लियर कर सकते हैं, जो फेसबुक के ऊपर एड्स चल रहे होते हैं कि आप आइए, आपको जो है हम वहाँ पे फ्री में वीज़ा देंगे, और ख्वाब दिखा रहे होते हैं वहाँ पे रहने के पैसे, आपको गवर्नमेंट जो है वहाँ पे आपको रिहाइश के पैसे, एक्सपेंस, सारी चीज़ें देगी, तो आप आइए वीज़ा लगवाइए। इसमें सच्चाई कितनी है, यहाँ पर ये झूठ और फ्रॉड है? अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा इन डेप्थ ये कहता हूँ कि ये इसकी मैथ समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी हो तो पूरा पाकिस्तान बाहर हो, सबसे आसान हाल ये है। सो जब भी आपको इस तरह की ऑफ़र देखें तो कम से कम आपका ये एज ए ह्यूमन बीइंग ये हक बनता है कि आप उनसे डिमांड करें, जी ठीक है आपकी बात मुझे समझ आ रही है, कोई दिखाई दें जो पहले भी इस तरह चले गए हैं फ्री ऑफ द कॉस्ट, तो कोई रिकॉर्ड तो होगा उनके पास कि भाई ये फैमिली थी जो चली गई है, ये लोग हैं जो चले गए हैं। अच्छा, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है कि ये जो वायरल चीज़ें हैं यही कॉज कर रही हैं सबसे ज़्यादा रिफ्यूज़ल। तो मेरी बात सुना, अगर ये फ्रॉड है और ये धोखेबाजी है और इस तरह के झूठे ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, मिथ बनी हुई है, तो इनको रोका क्यों नहीं जा रहा? इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? खुलेआम सोशल मीडिया पे आप इस तरह का फ्रॉड कोई कर रहा है, कोई पकड़ने वाला क्यों नहीं है? देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली पकड़ने वालों की बाद में जिम्मेदारी आती है। जो फ्रॉड खुद करवा रहे होते हैं, सब कुछ जानते बूझते, उन पे पहले खुद जिम्मेदारी कहते हैं आप बैल मुझे मार। जी। अब आप इसकी मैथ लीजिएगा कि अगर कोई इस तरह की ऑफ़र करके 10,000 रुपया भी चार्ज कर लेता है, तो अगर उसने 100 बंदों से एक दिन में चार्ज किया तो कितने पैसे आए उसके पास? ऐसे ही है। अब क्लाइंट की अच्छा, और साइड पता है बात क्या करते हैं, कहते हैं जिन ममालिक में हम आपको बुला रहे हैं ना, उधर तो आबादी बहुत कम है, वो तो खुद आपको बुला रहे हैं, उनको तो काम के लिए लोग चाहिए, आ जाए। जी जी, मैं ज़राए तफन्नुन अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि अगर इतना आसान होता और इतनी अच्छी हमारी किस्मत होती तो फिर हम पैदा मैं और आप शायद यहाँ ना बैठे होते। हम पैदा भी वहाँ होते। पैसा भी वहाँ होते। अच्छा, रीबॉन्ड वाला केस ना हम यहाँ पे छेड़ दें, मगर सिचुएशन कुछ ऐसी थी। अच्छा, उधर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑथेंटिक है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फेक है? हमें इस बात के बारे में पता कैसे चलेगा? वरना लोग अप्लाई करते रहते हैं ऑनलाइन जो है ना, वो अपनी बस एप्लीकेशंस देते रहते हैं, मगर कोई फिर बाद में बताता है ये तो यूनिवर्सिटी फेक है, तो ये कहानी ऐसी है। इसकी इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चलेगी? अच्छा, सबसे बुनियादी चीज़ तो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के फेक होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। अच्छा, ये दरमियानी लोग हैं जो फेक होते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर नॉट द पे यूनिवर्सिटीज। किसी यूनिवर्सिटी का उन्होंने ऑफर लेटर एडिट किया हुआ है, वो किसी का नाम आपका लिखा हुआ है। अब अच्छा। यूनिवर्सिटी इज़ नॉट फॉल्टी देयर। अच्छा। दूसरा, अगर आप इस चीज़ पे भी आ जाए, जैसे फ्रांस के केस में हम ये देखते हैं हाँ। कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, अच्छा। लेकिन उनकी यूनिवर्सिटीज़ कुछ हैं जो कि लाइसेंस रखती हैं कि वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ले सके। उसका बड़ा आसान हल होता है, कैंपस द फ्रांस की वेबसाइट पे जाएं या किसी भी कंट्री की, जैसे पाकिस्तान में HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन। HEC ने भी तो किया हुआ है। जी, तो इसके इसी तरह हर यूनिवर्सिटी की, हर कंट्री की गवर्निंग बॉडी है। आप उसकी वेबसाइट पे देखिए, आपको इजीली पता चल जाएगा आर दे दीज यूनिवर्सिटीज आर लिस्टेड देयर और नॉट। तो ये बड़ा आसान सा हल है इसका। ठीक है, कोई ऐसी बात आपको लगता है कि जो ज़रूरी बताना आपको चाहिए कि लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि जिस फ्रॉड का हिस्सा वो बनते हैं और फिर बाद में उनको समझ आती है कि भाई हमारे तो पैसे भी ज़ाया होगा। देखिए, माँ बाप एक जमा पूंजी करते हैं अपनी औलाद की पढ़ाई के लिए, उनको मुल्क से बाहर भेजने के लिए, उनके किसी करियर के लिए, उनके स्टडीज़ के लिए, और वो सारी ज़िंदगी उस बेचारे बाप की जो कमाई होती है वो औलाद पे इस तरह ज़ाया हो जाती है कि आगे से फ्रॉड का हिस्सा बनते हैं। कोई 2-4 ऐसी टिप ज़रूर दे दें हमारी यूथ को, नौजवान नस्ल को, जो पढ़ने के लिए आगे शेंगन वीज़ा के लिए पागल होती है, उनको समझ आ जाए कि किस तरीके से सही तरीका है और किस तरीके से बिल्कुल ये गलत तरीका है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन वायरल है, खुदा रहा उसको ट्रस्ट ना करें। अच्छा। एक बेसिक असूल जहन में रखें कि अगर दरख्त सड़क पे ऊपर लगा हुआ है और उस पर अखरोट भी लगे हुए हैं, तो या वो कड़वे हैं या लोग पहले खा के जा चुके होते हैं। अच्छा। तो आपके लिए नहीं पड़े हुए। Nice. सो इफ़ एनीथिंग कम्स इन एज वायरल और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ये याद रखिएगा, पाकिस्तान को दुबई तक ने बैन कर दिया है, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप ना एक्सपेक्ट करें। सेकंड थिंग इज़ कि आप जब भी किसी भी कंसल्टेंट को देखते हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे खुदारा ये ज़रूर कहिएगा कि भाई इस चीज़ की कोई सक्सेस स्टोरी है तो दिखा दें। एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ कंसल्टेंट बड़ी इजीली पता चल जाती है, आप उसको चेक करें। थर्ड थिंग इज़, जब आप ये डिसीजन कर लें कि हमने वीज़ा अप्लाई करना, जो उसका बड़ा आसान हल होता है, आप उसके क्रेडेंशियल चेक करें
कि उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। आप हैरान होंगे जान के कि मास्टर्स पीएचडी को गाइड करने वाला बंदा खुद दिल चाहे तो उसने बीए भी ना किया हो, एफए भी ना किया हो, ठीक है। आप उसको चेक करें, मार्केट में गूगल रिव्यूज़ पड़े होते हैं जिसमें पता चल रहा होता है कि किसी की सर्विसेज का लेवल क्या है। फिर उनके फेसबुक पेज पे जाएं, देखें जो ये क्लेम कर रहे हैं क्या इनकी सक्सेस स्टोरीज उससे रिफ्लेक्ट करती हुई है या नहीं। अगर तो मैं वाकई कुछ कह रहा हूँ तो उसका कोई प्रूफ भी होगा ना मेरे पास। और अच्छा, स्टूडेंट ऐसा भी नहीं होता जो 7वीं 8वीं क्लास का होता है। जनरली इस लेवल का बच्चा कम से कम इंटरमीडिएट तो होगा एटलीस्ट। तो दे मस्ट बी सेंसिबल इनफ कि वो ये देखें। एक और आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि वेन एवर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड तो आप डॉक्यूमेंट्स को हमेशा ट्रांसपेरेंट रखें, उनको जस्टिफाई ज़रूर करें। एडिटिंग, फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक स्टेटमेंट्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। ये सिर्फ आपके लिए एज इंडिविजुअल नहीं, मेरे लिए, सबके लिए एज पाकिस्तानी प्रॉब्लम बन रहा है। तो खुदारा फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक चीज़ों को अपने वीज़ा फाइल में ना लगाएं। शेंगन स्टडी वीज़ा के साथ बंदा काम कर सकता है, जॉब अप्लाई कर सकता है कहीं पे भी? जी, एक है ड्यूरिंग द वर्क स्टडी ड्यूरेशन, तो वो 20 आवर्स अ वीक आप काम कर सकते हैं और वीकेंड्स पे आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। सेमेस्टर ब्रेक में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। वंस यू आर डन विद योर डिग्री देन यू हैव कंप्लीट वर्किंग तो राइट्स। पाकिस्तानी कितने पैसे बन जाते हैं? अच्छे पैसे बन जाते अच्छे हैं, मतलब पाकिस्तानी डॉलर्स फुल में टाइम बताते से हो? बेहतर है। अच्छा, हाँ, पाकिस्तानी फुल टाइम से वहाँ का पार्ट टाइम आपको ज़्यादा पैसे दें। मगर ये डेज क्यों कम किए हुए हैं? देखिए उनका फोकस क्या है, मैं कौन सा वीज़ा लेके जा रहा हूँ। स्टूडेंट स्टडी वीज़ा। तो अगर मुझे वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, ऑल दो एक साइड लाइन पे आपको बात बता दूं कि बच्चे इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, बट स्टिल एज ए स्टेट वो इस चीज़ को इंश्योर ज़रूर करते हैं कि बच्चे इतना ज़्यादा काम फोकस्ड ना हो, स्टडी फोकस्ड हो। तो ये एक मेरा ख्याल है लेजिटिमेट राइट भी है उनका, बिल्कुल ठीक बात भी है। आखिर में कोई बात करना चाहेंगे? कोई ऐसी, मुझे एक सवाल और था कि अगर ये वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो क्या दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? देयर इज़ नो हार्म इन री अप्लाइंग द वीज़ा। ये डिपेंड करता है कि रिजेक्शन रीज़न क्या है। Okay. फॉर इंस्टेंस अगर आपकी रिजेक्शन किसी फेक डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने पर और हुई है। पैसे कितने लगते हैं? जो 30 लाख लोग बात करते हैं, 25 लाख लगते हैं, क्या इतने ही लगते हैं या फिर पैसे कम लगते ये हैं? तकरीबन आजकल देखिए पाकिस्तान की करेंसी का कन्वर्जन रेट ही बहुत ज़्यादा है, तो मिनिमम आप 20 to 25 इतने लग जाते हैं। जी जो कंसल्टेंट होते हैं वो कितने ले लेते हैं? आपकी बात करें, हम डिपेंड करता है जी किस कंट्री की एप्लीकेशन है। इन जनरल मैं शेंजन की बात करी मैं तो, मैंने जो हम शेंजन इन जनरल ये ज़रूर बता देते हैं कि हम सबसे कम अराउंड 50,000 हम सिर्फ चार्ज करते हैं Okay. फॉर पुटिंग एप्लीकेशन, Thank you. और हम इंश्योर करते हैं कि तमाम तर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्टूडेंट डायरेक्ट करे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आप स्ट्रॉन्ग सिर्फ हम डॉक्यूमेंट। थैंक यू सो मच नईम साहब, बहुत आपका शुक्रिया शुक्रिया आपका जी, तशरीफ आपने आवरी का, टाइम बड़ा अच्छा गाइड किया आपको। अगर आप चाहिए कि आप शेंगन वीज़ा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो यू कैन डू इट, बट यू शुड नो द रूल्स। आज ही आपने समझ लिया होगा। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अभी हमारे पास मौजूद है डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और हम इनसे आज बात करेंगे कि जो मेरे भाई हजरात हैं ना, जितने भी जो बाइक पे जाते हैं, पोल्यूशन में मट्टी धूल इनको लगती है, काम करते हैं, धूप में जाते हैं, फिर सर्दियों के मौसम में भी इनके चेहरे पे बड़ी ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है। वाई? बिकॉज दे डोंट टेक केयर। उनको कुछ नहीं पता होता कि हमने क्या लगाना है, क्या करना है, अपनी स्किन को किस तरह से मुलायम करना है। औरतें तो चेहरे को मसाज भी कर लेती हैं, क्लेंजिंग भी करती हैं, पार्लर भी चली जाती हैं, फेशियल भी करा लेती हैं, कील मुहासे भी निकलवा लेती हैं, स्टीम भी ले लेती हैं चेहरे के, मास्क भी लगाती हैं, ब्लीच भी कर लेती हैं, हर किस्म के ट्रीटमेंट करा के तो अपने आप को ठीक कर लेती हैं। और अब तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती हैं ताकि स्किन जो है वो प्रोलॉन्ग अच्छी और फ्रेश लग सके। तो सारी किस्म की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो आजमाती हैं। मगर जो मेरे भाई हज़रात हैं वो ज़रा जो मेहनत करने वाले हैं उनको तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखें। इसलिए ख़ास तौर पे हमने यहाँ पे कंज़ा को मदू किया है। तो जो मुँह धोने वाले भाई हैं ना, वो भी जो दिन में एक ही बार मुँह धोते हैं सिर्फ, उनके लिए आज का शो है। ज़रूर देखिएगा ये रील और सेव करके रखिएगा ताकि आपको सारी टिप्स जो हैं वो बता दें कंज़ा यहाँ पर, इसीलिए हमने इनको मदू किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतनी प्यारी लग रही है आज आप, है जितनी आपकी आज प्यारी स्किन लग रही है ना, ये स्किन आपने मेरे भाइयों को बतानी है, इसकी टिप्स कि किस तरीके से ये ग्लोइंग सॉफ्ट और प्यारी स्किन हो सकती है। ठीक है, उनके काम के बावजूद। चलिए, जो हम ये पूछेंगे कि जो सेंसिटिव स्किन होती है मर्दों की जल्द ज़्यादा, तो धूप में जल भी जाती है, बर्न हो जाती है, पैचेस पड़ जाते हैं, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा फिज़ा, सबसे पहले तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी साउथ एशियन स्किन है, मेल्स की ख़ास तौर पे स्किन, ये बेस्ट स्किन है। इसमें ना जल्दी रिंकल्स आते हैं,
ना ये जल्दी बूढ़ी होती है। आप देखें कि हमारी जो मेल हजरात हैं वो 50-60s में भी जाके उनके उस तरह से रिंकलिंग नहीं होती या एजिंग फेस पे नहीं आती जितनी कि वाइट पॉपुलेशन में जल्दी आ जाती है। अच्छा। तो एक तो अल्लाह ताला ने हिफाजती निज़ाम हमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो जैसे आप बात कर रही थी ना कि जो मेलन ये जो आप कह रही थी कि हमारे मुंह धोने वाले भाई, हमारे भाई सिर्फ अगर सुबह और शाम को सिर्फ 2 दफ़ा चेहरा ही धो लें तो उनकी स्किन चमकना शुरू हो जाएगी और लोग पूछना शुरू कर देंगे जनाब कि क्या करा रहे हैं आप। ये पूरा मेरे चैनल में जितने भी मर्द हज़रात हैं खुशी से पागल हो रहे होंगे, मतलब ये बता रहे कि मुंह धोने से ही उनकी जो स्किन ठीक हो जी जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि मैंने अक्सर मेरे पास जितने भी मर्द हजरात पेशेंट्स आते हैं तो जब मैं पूछती हूँ आपने क्या करते हैं तो उन्हें कहा कि सादा पानी से मुंह धोते हैं, कभी साबुन भी इस्तेमाल नहीं करते। फेस वॉश तो बहुत दूर की बात है। और जैसे ही हम उनका हाइड्रा फेशियल या कुछ बेसिक बहुत बेसिक ट्रीटमेंट भी करें तो ऐसे स्किन चमकना शुरू हो जाती है कि बहुत थोड़ा सा भी कुछ करने से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे। तो मेरी बात सुने, ये जो मर्द हज़रात हैं इनको मोस्टली कौन कौन सी स्किन के प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा सीवियर इशू करते हैं? जी सबसे ज़्यादा तो ये कि धूप का एक्सपोजर चूँकि ज़्यादा होता है, मर्दों ने बाहर निकलना होता है, धूप का एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो पिगमेंटेशन का इशू होता है। अच्छा। मुलाजमा बने या ना बने लेकिन एक सन टैन ज़रूर होता है जब भी हम देखते हैं अक्सर। वैसे तो प्यारा लगता है मर्दों के ऊपर थोड़ा सा टैन लुक, बट मगर स्किन को इरिटेट करे वो बड़ा गलत हो जाए वो, क्योंकि अगर ज़्यादा अरसा आप रहेंगे, सन ब्लॉक नहीं लगा रहे या कोई भी हिफाजती आप लेयर नहीं लगा रहे अपने चेहरे के ऊपर तो वो सन टैन कन्वर्ट हो सकता है मेलाज़मा में, छाइयाँ बन सकती हैं, पिगमेंटेशन फ्रैकलिंग शुरू हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सुबह उठें, चाहे कोई भी साबुन रख लें, कोई भी फेस वॉश रख लें, लेकिन चेहरा ज़रूर धोएं। जैसे कहा जाता है कि पिंक सोप रखना चाहिए फेस के लिए, इसमें क्या सच्चाई है या मिथ है ये? जी मॉइस्चराइजिंग होना चाहिए। हम किसी ब्रांड का नेम तो नहीं ले सकते लेकिन हम ये हमेशा ये कहते हैं कि मॉइस्चराइजिंग सोप होना चाहिए, कोई ऐसा इरिटेंट सोप नहीं होना चाहिए या एंटीबैक्टीरियल सोप फेस पे नहीं यूज़ करना जिससे आपके नॉर्मल बैक्टीरियाज भी जो हैं वो ख़त्म हो जाएं फेस से और आपका वो जो है इरिटेशन शुरू हो जाए या एक्नी आना शुरू हो जाए। तो मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश होना चाहिए या आपका सोप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे आप चेहरा वॉश कर लें और उसके बाद जो है आपने सन ब्लॉक ज़रूर रखना है और उसमें भी मॉइस्चराइज़र का एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए, ख़ासतौर पे भाइयों के लिए कह रही हूँ मैं। अच्छा ठीक है, क्योंकि इनको सन ब्लॉक में भी मॉइस्चराइज़र का इम्पैक्ट उसके अंदर होना चाहिए वरना क्रीम बेस्ड होना चाहिए। अगर तो आपकी ड्राई स्किन है, जैसे आप सेंसिटिव स्किन की बात कर रही हैं, तो सेंसिटिव और ड्राई स्किन के लिए हमेशा हम कहते हैं क्रीम बेस्ड सन ब्लॉक्स आपने इस्तेमाल करने हैं। क्रीम बेस्ड फार्मूलाज होंगे आपके, कोई भी जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सन ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्रीम बेस्ड फार्मूलाज आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एक्नी प्रोन स्किन है और बहुत ऑयली स्किन है तो फिर डेफिनेटली हमें जेल बेस्ड फार्मूलाज की तरफ जाना पड़ेगा, यानी जेल बेस्ड सन ब्लॉक्स होंगे आपके और इसी तरह ऑयल कंट्रोल फेस वॉश यूज़ करना होगा। वाह। अच्छा, जैसे कुछ हजरात को भाई मेरे ऐसे जिनको अपने कलर टोन को थोड़ा सा फेयर फ्रेश करना है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? आपको पता है थोड़ी एक एज ऐसी आती है 18, 19, 20 जिसमें लड़कों का बड़ा दिल करता है कि हमारी स्किन बड़ी फ्रेश हो, ग्लोइंग सा लुक आए, तो उसके लिए क्या करें? जी उसके लिए भी यही है कि सबसे पहले उठते ही आपने चेहरा धोते ही एक एंटीऑक्सीडेंट का सीरम होना चाहिए आपके पास। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे विटामिन सी सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो विटामिन सी आप जो भी लें, किसी भी ब्रांड का ले लें, कोई भी मेडिकेटेड ले लें, लेकिन उसमें 10 to 20% विटामिन सी या स्कॉबिक एसिड होना चाहिए, तो वो इफेक्टिव होता है। तो मॉर्निंग में आपने 2 ड्रॉप्स जस्ट विटामिन सी सीरम या कोई भी एंटीऑक्सीडेंट सीरम वो लगा लें और उसके बाद उसके ऊपर अपना सन ब्लॉक लगा लें। फिर बाइक लगा लें, चला लें जो करना है। फिर बाइक चलाएं, जहाँ मर्जी जाएं, आप बिल्कुल प्रोटेक्शन में हैं। अगर आप आउटडोर काम करते हैं तो 2 घंटे की प्रोटेक्शन होती है सन ब्लॉक की, उसके बाद आपको रीअप्लाई करना होता है। लेकिन अगर आप इनडोर्स हैं, अपने ऑफिस वर्क करते हैं, तो फिर आपको रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो मर्द हजरात जो हैं उनकी तो दाढ़ियाँ भी होती हैं चेहरे पे, फिर कोई ऐसी क्रीम लगा लें या फिर ऐसा कोई सन ब्लॉक जिसमें वाइट कास्ट या कोई चेहरे पे एक्स्ट्रा नुमाए तो वो दाढ़ियों के अंदर जो है वो क्रीम जाके फंस जाती है, उसके लिए क्या करें वो बेचारे? अच्छा, वाइट कास्ट से बचने के लिए ये है कि आपने देखना कि मिनरल सन ब्लॉक ना हो। मिनरल सन ब्लॉक जैसे कि जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, इनमें बहुत ज़्यादा वाइट कास्ट होती है। ऑल्दो ये सबसे अच्छे सन ब्लॉक हैं क्योंकि अच्छा? केमिकल रिएक्शन नहीं करते। अच्छा। ये फिजिकल बैरियर सन ब्लॉक्स हैं, यानी कि आपकी सूरज की रेस को स्किन तक जाने से ही रोक देते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये मुझे और सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को बहुत पसंद होते हैं क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे, सेंसिटिव नहीं करेंगे स्किन को, बाद में कैंसर कॉज करने का बायस नहीं बनेंगे या कुछ और मसला नहीं करेंगे। लेकिन ये वाइट कास्ट की वजह से पसंद नहीं आते, ख़ासतौर पे मेल हजरात को पसंद नहीं आते, तो फिर हमें केमिकल बेस्ड सन ब्लॉक्स की तरफ जाना पड़ता है। तो उसमें
उसमें मिक्सचर भी कॉम्बो में भी आते हैं, तो वो आपने मिनरल सन ब्लॉक नहीं लेना, दूसरा सन ब्लॉक लेना है जिसमें मिनरल्स ना हो, यानी कि जिंक ऑक्साइड ना हो, तो वो आपको बिल्कुल नज़र भी नहीं आएंगे, सीमलेस होंगे बिल्कुल। उसके ऊपर अपना मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें और बिल्कुल आपका सारा दिन बड़ा अच्छा गुजर जाएगा। 15-16 साल के जो लड़के होते हैं उनके चेहरे पे कील, मुहासे, दाने ये नमूदार हो जाते हैं, और उस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हो जाते हैं क्योंकि नए नए कॉलेज जाना शुरू करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, और फिर उनकी उस एज में ना ज़्यादातर घर वाले, खालाएँ, फुप्पियाँ जो बैठ के बोल रही होती हैं कि भाई बड़े प्यारे लग रहे हो, तुम पे तो बड़ा ही नूर आए, तो जवान होता जा रहा है, और मुंह पे जो है उसके दाने नमूदार हो रहे होते हैं। इस एज में बच्चे अपनी स्किन का क्या ख्याल करें, और एक्नी प्रोन स्किन के लिए क्या चीज़ें हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक चेंजेस आ रही हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, जैसे टीनेजर बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आती हैं, और 80% बच्चों में एक्नी आती है किसी न किसी एज में। अर्ली एडोलेसेंस में आ सकती है, अर्ली 20s में आ सकती है। तो उसमें मैं ये कहती हूँ क्लेंजिंग का ख्याल रखें, क्लेंजिंग करें, सुबह उठ के भी फेस वॉश करें, रात को सोने से पहले भी चेहरा धो के क्लेंजिंग करके सोएं। दूसरा, एक आप ऑयल कंट्रोल फेस वॉश रख लें बस। हमने देखा है कि बच्चों की ना स्किन, क्योंकि वो बाहर निकल रहे हैं, क्लेंजिंग का ख्याल नहीं कर रहे, धूल मिट्टी सब पोर्स ब्लॉक हो रहे हैं, थोड़ी देर में वहाँ बैक्टीरियाज आ जाते हैं, एक्नी बनना शुरू हो जाती है। तो हार्मोनल चीज़ों को तो हम बहुत कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन धूल मिट्टी को और पोर्स को क्लॉग होने से रोक सकते हैं। तो उसमें एक अच्छा सा सन ब्लॉक वो अपना फेस वॉश रख लें जो कि आपका ऑयल कंट्रोल हो, और वो आपके पोर्स को क्लेंस करता रहे, तो वहाँ पे एक्नी नहीं होगी। फिर अगर इससे बात नहीं बने तो फिर आपको कुछ मेडिकेशंस की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, ये मुझे बता दीजिएगा किस पोजीशन में उस एज में बच्चों को जो है डॉक्टर को, डर्मेटोलॉजिस्ट को या स्किन डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, किस सिचुएशन में जाके जो है मिलना चाहिए डॉक्टर को? जी बिल्कुल, मगर इसका ब्रेक के बाद जवाब दीजिएगा मुझे, ठीक है? चलें कंसर जी, विल टेक अ ब्रेक। जी, कंजा हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे बात कर रहे हैं मर्दों की स्किन के बारे में। आज के जो इश्यूज़ होते हैं उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, अपनी स्किन को कैसे फ्रेश और गुड लुकिंग जो है स्किन के साथ जो है वो अपने काम शाम कर सकते हैं। मैं ये पूछ रही थी कि जो बच्चों की एज में 15-16 साल की उम्र में जब भी एक्नी प्रोन स्किन हो जाती है, तो उसको जो है ना माएँ घर में क्या करती हैं, हल्दी वाला उपटन मिक्स करके तो लगा देती हैं, फिर कील मुहासों को साफ़ करने वाला जो पाउडर होता है, या फिर बेसन होता है, बेसन से मुँह धो, बार ये कह रही थी, बेसन लगा होते हैं मुंह पे रोज़ वाटर ग्लिसरीन डाल के। तो कोई ऐसी चीज़ आप प्लीज़ बताएं कि कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ बढ़ जाए, छिल जाए, ख़राब हो जाए, फिर उसके दाग भी नहीं जाते। जी फिजा, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि देखिए एक्नी की एक एज है, एक ड्यूरेशन है, 5 से 10 साल एक्नी रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती। लेकिन एक्नी ने चले जाना है, एक्नी ने नहीं रहना, लेकिन जो उसने दाग धब्बे और गड़े बना जाने आपकी स्किन के अंदर, वो बच्चे के साथ सारी उम्र चलने हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे ही दाने निकलने शुरू हों, आपको पता चले जी अब ये एक्नी प्रोन स्किन है, तो फ़ौरन से डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उसकी एक्नी का इलाज कराएं, ताकि हम उसकी स्किन के डैमेज को रोक सकें या उसको कम कर सकें। अगर स्किन एक दफ़ा डैमेज हो जाए तो फिर बाद में बहुत प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, और वो स्कार जो है वो फिर भी 100% ठीक नहीं हो सकते। एक स्कार्ड स्किन जो है वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती। तो इसलिए जैसे ही एक्नी हो, उससे पहली फुर्सत में डॉक्टर से ट्रीट कराएं। अरे वाह, ये जो मर्दों की बढ़ती हुई एज है, उससे जो स्किन पे असरात होते हैं, एजिंग उनके चेहरे पे बहुत जल्दी आ जाती है, उससे कैसे बचा जा सकता है? जी, सबसे पहले तो हम देखें 2 अवामिल हैं जो कि एजिंग लेके आते हैं। एक तो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ बूढ़ा होना है, हर बंदे ने होना है, इसको डिले किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सूरज है। सूरज में आप जैसे बगैर सन ब्लॉक के निकलेंगे ना, तो वो आपको रिंकलिंग देगा। आपने जहाँ 10 साल बाद बूढ़ा होना था, आप 10 साल पहले ही बूढ़े हो जाओगे, आपके चेहरे पर रिंकलिंग आएगी, एजिंग आ जाएगी। तो सन ब्लॉक इज़ अ मस्ट। अगर आप बाहर निकल रहे हो तो आपने सन ब्लॉक ज़रूर लगा के जाना है। दूसरी एक अच्छी चीज़ जो है, हमारे पास रेटिनॉल्स हैं। रेटिनॉल्स का अगर आप सीरम रेटिनॉल, सीरम डिफरेंट नामों से अवेलेबल होते हैं कमर्शली, अगर आप ये रात को लगाना शुरू कर दो, हफ्ते में 2 या 3 रातें बस, तो इससे भी एजिंग को काफ़ी हद तक डिले किया जा सकता है। ये तो वो काम है जो आप घर में कर सकते हो आराम से। अच्छा, एंटी एजिंग के लिए। एंटी एजिंग। उसके बाद स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं बच्चे, और मर्द हजरात, और स्पोर्ट्स के जो बंदे भी हैं, जो क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं, जो गेम्स खेलते हैं और कुश्ती वगैरह धूप में लड़ रहे होते हैं, गेम्स के मुकाबले कर रहे होते हैं, उनके लिए कोई ऐसी बात, कोई ऐसी टिप आपको लगता है कि वो ज़रूरी उनको करनी चाहिए?
जी जी, अब जैसे धूप में जाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा बड़े अच्छे, मैं कभी देख रही हूँ टीवी पे तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो क्रिकेटर्स जिन्होंने ऐसे जिंक वाला सन ब्लॉक लगाया होता है और बड़ा वाइट कास्ट वो नज़र आ रही होती है और बड़ा ट्रेंडी भी लग रहा है। दे डोंट केयर, और वो एक स्टाइल लग रहा होता है, एक ट्रेंडी चीज़ लग रही होती है। हाँ। तो इट्स अ वेरी गुड मैसेज कि उन्होंने देखें जो उनका बहुत सन एक्सपोज्ड एरिया है चीक्स के ऊपर, उन्होंने ऊपर वाइट कास्ट का बैरियर सन ब्लॉक लगाया होता है। और अभी मैं बात करी थी, ये बेस्ट सन ब्लॉक है, जिंक और टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाले जो सन ब्लॉक्स हैं, ये बेस्ट सन ब्लॉक्स हैं। ये आपके केमिकल रिएक्शंस नहीं करते। आप खेल रहे हैं, आपको पसीना आ रहा है, आपकी स्किन इरिटेट हो रही है, ये इरिटेशन नहीं करेंगे, ये सिर्फ सन को दूर से ही रोक देंगे आपकी स्किन तक आने से, और एजिंग को भी रोकेंगे। फ़खर की कॉल है सरगोदा से, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या कहेंगे भाई, क्या मसला हुआ है आपको? मेरा मसला यह है कि मेरे जो बाल हैं वक्त से पहले सफेद हो रहे हैं। बाल सफ़ेद वक्त से पहले सफ़ेद हो गए? क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र है 29 साल। 29 साल की उम्र में वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो गए? अच्छा, ये मैं पूछ लेती हूँ, आप बता दीजिएगा क्या रीज़न है। जी अच्छा, फ़खर से पहले पूछना चाहिए कि इनके ख़ानदान में तो नहीं, कुछ जीन्स में आता है कि लोगों के बाल अर्ली सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। फ़खर आपकी फैमिली में है किसी के जल्दी एज में बाल सफ़ेद होना? नहीं मैडम। नहीं। परेशान तो नहीं रहते आप, टेंशन तो नहीं लेते? हम टेंशन तो मतलब टेंशन तो मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन अभी टेंशन हो गई है बालों की वजह से। बाल खराब हो गए यार। जी कंजा। अच्छा जी, देखें वैसे तो अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर की बहुत सारी कॉजेज़ हैं, लेकिन उसमें से जो ट्रीटेबल कॉज है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं कि अगर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या खाने पीने में कुछ कमी है तो उसको हम अगर पूरा करें तो बालों की ग्रेइंग रुक जाती है। जैसे कि अभी हम जिंक की बात करें तो जिंक खाने से ही बालों की ग्रेइंग या प्री मैच्योर जो वाइट हो रहे हैं बाल वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आप जिंक के सप्लीमेंट्स फ़खर लेना शुरू करें, इंशाल्लाह मेरे ख़्याल में कि बहुत जल्दी आपके बाल जो हैं वो रुक जाएंगे ग्रे होना। और दूसरा, टेंशन नहीं लेनी, जो टेंशन से और स्ट्रेस से बाल और वाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो इसे अवॉइड करें। थैंक यू सो मच। और दूसरा ये कि और भी आपकी कॉल्स शामिल कर सकते हैं हम प्रोग्राम में, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं मर्दों की जो स्किन के ऊपर इश्यूज़ हैं। बाल भी चल गया, बाल के बारे में भी बात कर ली, कोई बात नहीं, जो इश्यूज़ आपको लगते हैं इस तरीके से आप कंजा से पूछ सकते हैं। अच्छा, जो ट्रीटमेंट्स आप रेकमेंड करती हैं एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, जो आपको लगता है कि बॉयज़ को कर लेनी चाहिए, मर्दों को करनी चाहिए, वो कौन कौन सी हैं जो सेफ़ ट्रीटमेंट्स हैं, और वो फिर वो ट्रीटमेंट या लेज़र ट्रीटमेंट्स करवा के धूप में भी जाएँ तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा? जी जैसे फिजा, मैंने ट्रेंड में भी हो बिल्कुल। मैं अक्सर जब मर्दों की स्किन में हम बहुत बेसिक ट्रीटमेंट भी करें ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर महीने में सिर्फ ये एक हाइड्रा फेशियल करा लेना तो 20, 30, 40 साल की उम्र तक इन्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे ही अगर एजिंग आती है तो फिर ज़ाहिर है हमें एंटी एजिंग प्रोसीजर्स की तरफ जाना पड़ता है। उसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, लेज़र्स की मदद से भी होते हैं, बहुत सारे एनर्जी डिवाइसेस के थ्रू भी होते हैं, और थ्रेड्स वगैरह लगा के भी होते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स होते हैं कि किसको क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली किए जाते हैं। ज़बरदस्त। एंड में कुछ ऐसे आइडियाज़, कोई टिप्स अगर आप मेरे भाइयों को देना चाहें, जितने भी देखने वाले हैं, जिनको आपको लगता है कि ज़रूरी है, तो प्लीज़ ओवर टू यू। जी जैसे बात करी थी कि एक तो मॉर्निंग में सन ब्लॉक मस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि 60 साल की उम्र में भी कोई रिंकल ना हो आपके फेस के ऊपर तो मॉर्निंग में सन ब्लॉक लगाएं, और रात को चेहरा साफ़ करके एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या रेटिनॉल सीरम लगा के सोएं। तो मुझे नहीं लगता कि 60 साल की उम्र तक आपको किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें और सेहतमंद रहें। वाह ज़बरदस्त। अच्छा, और एक और कॉल है, शामिल करना चाहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम जी, आज़म साहब। हेलो जी आज़म साहब, क्या मसला है जी, बताइएगा। सर मैडम मेरी जल्द का मतलब है, जल्द में ना खुशक एलर्जी नहीं जा रही। एलर्जी नहीं जा रही? खुश्क एलर्जी। खुश्क एलर्जी, चेहरे पे खुश्की है जी। दाढ़ी में भी आ जाती होगी जी। हाँ, तो वो फेस पे नुमाया होती है, कुछ लोगों की दाढ़ी में भी पूरी भरी हुई होती है ना, तो वो इशू है, इनको बताइएगा। अच्छा, आप पहले ये बताएं मुंह कितनी दफा धोते हैं क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर गंजा ने कहा है कि भाई तो मुंह धो लें, बस सारे मसले ठीक हो जाएं। जी आज़म साहब, मुंह कितनी बार धोते हैं? क्या मुंह कितनी बार धो लेते हैं आप दिन में? वो तो जब मैं बाहर से आऊँ, मतलब कि घर से आऊँ तो तभी मैं धो लेता हूँ, मतलब कि ब्रेकफास्ट रखा हुआ मैंने। जी जी ठीक है। एक तो आपको खुश्की है ना, तो जिनको खुश्की होती है उनको हम कहते हैं बिल्कुल मुँह ना धोएं, कम मुँह धोएं, ताकि आपका नेचुरल मॉइस्चराइज़र या आपके जो ऑयल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो रहें।
ठीक है। दूसरे जैसे इन्होंने बात की तो मुझे लगता है इनको डैंड्रफ का इशू है, या इसको हम अपनी ज़बान में सिबोरिया कहते हैं, सिबोरिक डर्माटाइटिस है। तो इसमें कीटोकोनाजोल 2% के नाम से शैम्पू आता है। नाम बहुत सारे हैं कमर्शियल, मैं आपको सॉल्ट का नेम बता रही हूँ, कीटोकोनाजोल 2%। ये आपने जब भी नहाना है तो आपने 5 मिनट इसकी झाग बना के दाढ़ी वाले एरिया में, मॉस्टैच एरिया में और सर पे 5 मिनट झाग बना के रख लेनी। आपने दूसरे काम शेव वगैरह जो भी करना है वो कर लें और फिर उसको वॉश कर लें, तो आप देखेंगे कि आपकी खुश्की बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, और इससे बाल गिरना भी रुक जाते हैं क्योंकि ये एंटी हेयर फॉल भी होता है। तो कीटोकोनाजोल 2% किसी भी नाम से ले लें, इट विल बी इफ़ेक्टिव। हफ्ते में 3 बार लाजमी यूज़ करें। क्या बात है जी, थैंक यू सो मच कंजा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, बड़ा अच्छा गाइड किया आपने। आप अपना ख्याल रखिए, ख़ासतौर पे मर्द हजरात जो बिल्कुल अपनी स्किन को देखते नहीं हैं और बस मुंह धो के निकल जाते हैं घर से। थोड़ा सा लुक आफ्टर करेंगे अपनी स्किन को तो आपकी जो स्किन की लाइफ है वो और अच्छी बढ़ जाएगी और आप हेल्दी फील करेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, मैं भी एक चीज़ पढ़ रही थी, एक ऐसी रिसर्च कर रही थी जो चीज़ें मुझे थोड़ा सा शॉक कर गई, तो मैंने कहा आपसे भी बात करूं क्योंकि हमारा टॉपिक भी इसी के ऊपर है कि हम बात करेंगे कि सर्दियों में स्पेशली हमने कितना पानी जो है वो पीना होता है, हमारी बॉडी को कितना जो है वो ज़रूरत होती है पानी की। तो भी मैं पढ़ रही थी कि हमारी जो बॉडी है वो मोस्टली पानी से भरी, मतलब हमारे लंग्स में 90% पानी है, ब्लड में 82% पानी है, स्किन में हमारे 80% पानी है, मसल्स 75, ब्रेन जो है 90, बोन्स जो है 22। इस तरह हमारी जो पूरी बॉडी है वो पानी से भरी हुई है। और हमारी बॉडी को अब कितनी पानी की जो है ज़रूरत है, कितना इंटेक हम पानी को पी सकते हैं, ले सकते हैं, हमारी बॉडी के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, इस सब के ऊपर बात करेंगे, ख़ास तौर पे इस बात में कि सर्दियों में कितना पानी पीना है। ठीक है, तो हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर साहब, यूरोलॉजिस्ट हैं। वेलकम कहूँगी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? जी आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। सर बताइएगा कि सर्दियों में हमें कितना पानी पीना चाहिए? बॉडी में इतना पानी जो है शदीद इसकी ज़रूरत है, तो क्या हमारे 1-2 गिलास सारा दिन के 3 गिलास से ये पूरी हो जाएगी? थैंक यू वेरी मच, बड़ा अहम सवाल आपने किया है क्योंकि आजकल वैसे भी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं। तो पानी तो ओवरऑल हमारे जिस्म का एक मेजर कंपोनेंट है। अगर हम रफली भी बात करें तो 2/3 तो हमारे जिस्म का जो है वो पानी है और बाकी चीज़ें जो हैं वो सॉलिड और चीज़ों में आ जाती हैं। सवाल की तरफ आते हैं कि सर्दियों में पानी कितना पीना चाहिए। सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि आम आदमी को पानी की कितनी ज़रूरत होती है और मौसम का उसके ऊपर क्या असर होता है। हमारे जिस्म का टेम्परेचर अल्लाह ताला ने एक फ़िक्स रखा हुआ और हमने उसको मेंटेन रखना होता है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। परफेक्ट। गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों। गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में हमारे जिस्म से पानी के अखराज के बहुत सारे तरीके होते हैं। स्वेट की वजह से भी देखें, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, हम जब बात कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, तो वहाँ भी से भी ये पानी बुखारात के ज़रिए बनकर ये निकल रहा होता है। अच्छा। और उसके बाद भी टॉक्सिक मादे, जितने भी जहरीले मादे जो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उन्होंने हमारे जिस्म से निकलना ही निकलना है। मतलब जब ज़्यादा बंदा बोलता है उसको प्यास लगती है, वो भी इसी वजह से लगती है? वो भी इसी वजह से लगती है कि वो जिसको हम इनसेंसिबल लॉस कहते हैं, जो हमें नहीं पता चल रहा होता। यूरिन जब भी पास करते हैं तो पता चल रहा होता है कि जी ये यूरिन है, तो ये पानी भी निकल रहा है साथ साथ। तो ये मुँह के ज़रिए, बुखारात के ज़रिए, सांस के दौरान, बातें करने के दौरान, और उसके अलावा पसीना आ रहा है गर्मियों में उसके दौरान, और उसके अलावा जब आप यूरिन पास करते हैं, इसी तरह स्टूल यानी पखाना पास करते हैं, तो उसमें भी पानी का अखराज होता है। अब ये मुख्तलिफ़ जगहों से पानी खारिज हो रहा है। दूसरी बात यह है कि गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे जिस्म से उस वक़्त भी हमारे जिस्म ने पानी अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना है, तो तब भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, ताकि हमारे जिस्म का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर जितना ना हो जाए। बाहर अगर 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमने 37 रखना है, तो हमें बाहर तो हीट बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, अपने जिस्म को 37 पे मेंटेन रखने के लिए पानी को लेना है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। मकसद क्या है कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, और दूसरा मकसद क्या है कि हमारे जितने टॉक्सिक मादे हैं वो हमारे जिस्म से खारिज भी हो। मतलब जो गर्मियाँ हैं उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है पीने की, सर्दियों में हम बैलेंस रख सकते हैं। अब आते हैं सर्दियों की तरफ। सर्दियों में डिहाइड्रेशन होती है बॉडी को इस तरह? आमतौर पे नहीं होती। आमतौर पे नहीं। सर्दियों में क्या करना है? सर्दियों में देखें, ये जो बाहर का टेम्परेचर आमतौर पे कम होता है। इस वक्त अगर फ़र्ज़ कर लें बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमारा तो फिर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब हमें
टेम्परेचर ऑलरेडी हमारा मेंटेन है, पानी का ज़्या बातें करने से इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, सांस लेने से इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, पसीने तो वैसे ही नहीं आते, आप ठंडे मौसम में काम कर रहे होते हैं। मसला जैसे हम ये कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा, तो कॉफ़ी की वजह से भी यूरिन बहुत आता है, तो उससे भी तो बॉडी थोड़ी सी डिहाइड्रेट होती है। मगर ये हर कोई तो कॉफ़ी अफोर्ड नहीं करता, जो पीते हैं उनके लिए। हाँ, डिहाइड्रेशन आमतौर से नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर है यूरिन बहुत आता है इससे। यूरिन ये डायूरेटिक है, जिसको हम कहते हैं कि ये पेशाब आवर चीज़ें हैं, जी। जिसमें कुछ दवाइयाँ भी हैं अच्छा, और भी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन अब जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, सर्दियों में इसलिए पानी की ज़रूरत निस्बतन कम होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी कम पीना चाहिए, निस्बतन पानी की ज़रूरत गर्मियों के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि उस वक़्त आपके पसीने नहीं आ रहे होते, आपका ये इनसेंसिबल ये बुखारात बनकर नहीं उड़ रहे होते, तो उस वक़्त भी लेकिन बॉडी के अंदर जितने टॉक्सिक मादे हैं, जहरीले मादे जो पैदा हो रहे हैं, उनको निकलना तो है। वो आप पसीने से नहीं खारिज हो रहे तो किसने निकालना है? वो पेशाब से आने हैं। अच्छा, तो यूरिन सर्दियों में आमतौर पर ज़्यादा आता है। आपने देखा होगा सर्दियों में लोग रातों को भी कई दफ़ा उठते हैं, 1 दफ़ा 2 दफ़ा, लेकिन अगर ये 1 दफ़ा उठना तो ठीक है, अगर 1 दफ़ा से ज़्यादा उठना पड़ रहा है तो ये एक अलग। तो सर कि ये सर्दी की वजह से भी होता है, जब ठंड लगती है बॉडी को तो उसकी वजह से भी यूरिन पास करने के लिए रात को दोबारा उठना पड़ता है, ये भी कोई है मसला? ठंड का भी कोई मसला है? जैसे आपने बॉडी टेम्परेचर की बात की ना कि मेंटेन रखना, एक अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बना, तो क्या उसकी वजह से भी यूरिन पास होता है? देखिए ना, बिल्कुल जब भी सर्दी ज़्यादा होगी तो टॉक्सिक मादे तो जिस्म में हर वक्त पैदा हो रहे हैं। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर भी कुदरत ने मेंटेन रखना है। बाहर ठंड है, हमारे अंदर जो है ना, अगर हमें भी ठंड लग रही है, हम पानी जितना ज़्यादा पिएंगे सर्दियों में, तो जो भी टॉक्सिक मादे हैं वो उनको निकालने के लिए कोई ना कोई तो मैकेनिज़्म होना चाहिए। Right. और वो मैकेनिज़्म क्या होता है? वो ये वाली चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं यूरिन का ज़्यादा अखराज होना। तो ठीक है। सर्दियों में यूरिन ज़्यादा आता है। ठीक है, यूरिन ज़्यादा आता है, पसीने नहीं आ रहे होते, बुखारात के ज़रिए पानी नहीं निकल रहा होता, इसलिए आपका जो पानी की इनटेक है, जितनी हमें पानी गर्मियों में ज़रूरत होती है, सर्दियों में उसकी उतनी ज़रूरत नहीं होती। ये तो है जब हम चीज़ों को मौसम के एतबार से बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन पानी की मिकदार का ओवरऑल सर्दियों के अंदर भी, इसको हम कहते हैं कि आप हर बंदे को चाहिए कि वो अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को टेलर्ड कर ले, टेलर मेड कस्टमाइज्ड कर ले। जैसे मेरा जो सूट है, अगर मैंने सिलवाना है टेलर से तो वो मेरे मुताबिक सिएगा, और आपका सूट वो आपके मुताबिक सिएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से पानी की मिकदार अगर देखें ना, हम बैठ के सर्दियों में भी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं और वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा हीटिंग सिस्टम है तो हमें शायद पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, और एक बंदा अगर सर्दी में बैठ के काम कर रहा है और उसके अंदर हीटिंग सिस्टम वहाँ पे नहीं लगा हुआ तो उसको पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो इंडिविजुअली एक चीज़ बेसिक जो सुनहरी असूल है वो ये है कि पानी आपने प्यास के मुताबिक, अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक, अपने मौसम के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक पानी पीना चाहिए। अच्छा नज़ीर साहब, ये भी कहते हैं ना कि जो 9 kg का इंसान है, बच्चा है, बड़ा है, जो भी, तो 9 kg के जो वेट है उसमें 1 गिलास पानी, 53 kg वेट है तो उसमें 6 गिलास पानी, अगर कोई 63 kg का वेट का है तो उसमें 7 गिलास पानी जो है वो रिक्वायरमेंट है कि बंदे ने पीनी अपने वेट के हिसाब से, अगर कोई बात करते हैं मेडिकल में। तो अब ये वाली सिचुएशन को, क्योंकि सर्दी गर्मी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं और हम सर्दी का पानी डिस्कस करें कि अभी इस मौसम में हमने जो इनटेक लेनी है बॉडी में, तो वेट के हिसाब से या एज के हिसाब से भी हमें थोड़ा सा गाइड कर दे ताकि हम उस चीज़ को डिटेल में जाके समझ सकें कि हमने टोटल कितने गिलास ऑफ इनटेक पानी ज़रूर लेना है इस मौसम की, खुश्क सर्दी के मौसम। देखें, मौसम कोई भी हो, आपका प्रोफेशन कोई भी हो, आप 53 kg के हैं या 63 kg के हैं, ये एक जनरल सा प्रिंसिपल है कि हमने 6 से 8 गिलास पानी जो है वो फीमेल के लिए रिकमेंडेड होते हैं एक एडल्ट के लिए, और इसी तरह एक मेल एडल्ट के लिए 8 से 10 गिलास पानी जनरली रिक्वायर्ड होती हैं। ओके। लेकिन मैं फिर यही बात करूँगा कि एक मज़दूर जो गर्मियों के मौसम में बाहर सड़क पे काम कर रहा है और उसका इतना ज़्यादा पसीना निकल रहा है, उसके बुखारात बन के भी पानी बहुत सारा निकल रहा है, उसको 6-8 गिलास पानी पिएगा तो मुमकिन है उसको डिहाइड्रेशन हो जाए। अच्छा। उसको शायद 16 गिलास पानी की ज़रूरत हो। ठीक। बिल्कुल इसी तरह फिर से ये आम घर की जो औरत और मर्द हजरात हैं उनसे ये डिफरेंट क्वांटिटी ऊपर है, जो मजदूर लेबर तबका बाहर काम करे, जिसका पसीना स्वेट निकल रहा है। जो एक लेबरर आदमी है, जो इस किस्म के मौसम में
कोई भी आदमी जो बाहर तो एक्टिविटी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सख्त गर्मी में ठीक है। काम कर रहा है, पसीने छूट रहे हैं, उसके पसीने आ रहे हैं, उसको बुखारात बन के पानी, ठीक है। उसको ज़्यादा ज़रूरत है। और एक एग्जेक्टिव है, वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, एसी लगे हुए हैं, उसको 6 से 8 गिलास पानी नज़ीर साहब बहुत एक ब्रेक हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो ब्रेक में पानी भी पीते हैं और फिर आपसे और भी मज़ीद जो सवालात हैं वो ब्रेक के बाद पूछेंगे। कॉल भी शामिल कर सकते हैं अगर कोई आपको नॉलेज की ज़रूरत है। ज़बरदस्त प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद है नज़ीर साहब, तो टेक अ ब्रेक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो भी कॉल आई है जो ब्रेक के दौरान हमें कॉल आई है, द पर्सन इज़ पैरालाइज्ड और इनको जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम इशू है कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि मैं पानी जो है वो किस हद तक पी सकता हूँ कि मेरी बॉडी जो है इस चीज़ से ठीक हो सके। जी बताइएगा। जी देखिए, मैंने इनका सवाल सुना है और उसका जवाब बड़ा एक सादा सा जो हर एक के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ख़ास तौर पे इनके केस में ज़्यादा अप्लाई होगा क्योंकि अगर ये पैरालाइज्ड है तो इनकी मूवमेंट्स भी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ये मौसम की शिद्दत को भी ये फेस नहीं करते होंगे। ठीक है, तो इसलिए पानी इनको ये तो ज़रूरी है कि ये पानी उतना पिएं जितनी इनकी ज़रूरत है। अच्छा, हमारा रिलीजन जैसे उन्होंने बात की तो वो भी हमें यही सिखाता है कि म्याना रवि इख्तियार की जाए। पानी ज़िंदगी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पानी कितना पीना है ये एक ज़रूरत के मुताबिक पीना है। और जिस तरह इनकी चीज़ें हैं, पैरालाइज्ड हैं, मूवमेंट्स नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफ नहीं है, तो उस हिसाब से इनको पानी ज़रूर म्याना रवि के साथ पीना चाहिए। क्योंकि जितना ये ज़्यादा अगर ये बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारे जिस्म को जितनी ज़रूरत है पानी की वो उसने रखना है, बाकी उसने निकालना है हर सूरत में। ठीक है। वो अगर बुखारात बन के नहीं निकल रहा, पसीने की सूरत में नहीं निकल रहा, तो सारा बोझ किसके ऊपर है? गुर्दों के ऊपर है। गुर्दों ने पानी जो निकालना। बेड पेशेंट्स होते हैं तो फिर उनके लिए भी पानी जो है वो थोड़ा म्याना रवि से थोड़ा कम, इतनी इंटेक नहीं, मतलब जी ऐसी ही है ना, जो देखिए हैवी मेडिकेशंस पे होते हैं। तो एक जो नॉर्मल आदमी उसको कितनी मरतबा यूरिन जो है वो आना चाहिए आपको लगता है? देखें, जो एक नॉर्मल आदमी है उसको आम तौर पर 24 घंटे के दौरान 6 से 8 मरतबा जो है वो यूरिन के लिए जाना पड़ता है। ठीक है। ख़ास तौर पर आजकल सर्दियां हैं तो लोग चीज़ों को नॉर्मल समझ लेते हैं, रात को बार बार उठ के पेशाब के लिए जाना। अच्छा, और उसके ऊपर समझते ये हैं कि जब भी यूरिन आएगा तो वो ये समझते हैं कि ये कोई मसाने की गर्मी है, ये कोई गुर्दे मसाने का इशू है, और उसका इलाज क्या है? पानी ज़्यादा पियो। तो कुछ लोग सोते हुए भी तो पानी पी रहे होते हैं, साइड पे बोतल रखी होती है, सोने से पहले सोने से पहले उसके चाय बाद पी बीच में भी रहे उठ के हैं, पिएंगे, पानी पी रहे हैं, 2-2, 3-3 गिलास पूरा जग पी जाते जी, हैं ऐसे और ही है। फिर पूरी रात सर्दियों में ख़ास तौर पर डिस्टर्ब रहते हैं। हाँ, ये वो प्रॉब्लम है जिसको इससे गुर्दों को नुकसान होता है? जी रात को पानी पीने से गुर्दों का नुकसान होता है? नहीं, नुकसान की बात नहीं है। देखें, नुकसान की बात नहीं है, बात यह है कि आपको पानी पीने की कितनी ज़रूरत है। सर्दियों में हमें रात को बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। और पानी का मतलब यह है कि आप चाय पी रही हैं, आप दूध पी रही हैं, लस्सी पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, या कुछ भी, या पानी की बोतल पी रहे हैं, तो वो सब के सब लिक्विड्स में शुमार हो रहे हैं। तो कुछ लोगों का मुंह खुश्क हो जाता है, रात को बड़ी प्यास लगती है, उठ के पानी पीते रहते हैं, 1.5 लीटर की बोतल पी जाते हैं, रात को खास वॉशरूम में जाते हैं। तौर पे ये जो रात को यूरिन का बहुत ज़्यादा आना है ना, ये मुझसे पहले भी किसी ने सवाल पूछा था, जिसको नक्चूरिया कहते हैं। उसकी वजूहात और भी बहुत सारी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर शुगर हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट की कोई डिजीज़ है जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं वो हो सकते हैं, दवाइयाँ हो सकती हैं, एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक हो सकती है, कोई साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो हो सकता है। तो रात को अगर बार बार उठ के पेशाब करने जा रहे हैं तो समझना चाहिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको बिल्कुल नॉर्मल नहीं लेना चाहिए। ठीक है। और पानी कितना पीना चाहिए? अगेन वही बात है कि आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे और ज़रूरत नहीं है तो आप गुर्दों को एक तरह से उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। गुर्दों ने पानी निकालना है, गुर्दों को नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन आप देखें कि हो क्या रहा है कि गुर्दे थक जाएंगे और आपकी लाइफ की क्वालिटी कितनी डिस्टर्ब होगी। रात को अगर 4 दफ़ा आपको उठना पड़ गया है तो आपकी तो नींद डिस्टर्ब होगी। नींद जो एक मेडिसिन है, स्लीप एक नेचुरल मेडिसिन है, आपने उसका फ़ायदा नहीं उठाया और आप नुकसान में चले गए। अगले दिन आप सुबह लड़खड़ा रहे हैं, आपका काम ठीक नहीं हो रहा, आपका मूड ठीक नहीं है, आपको एंजाइटी शुरू हो गई है। बॉडी जो अपना consequences और बहुत सारे रिलीज करी है उसका फायदा नहीं उठा रहे कि नींद हासिल कर लें, उल्टा नींद की गोलियां खानी पड़ रही हैं अपने आप को। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगी, मगर पहले कॉल शामिल कर लूँ। इलियास की लाहौर से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी इलियास। हाँ जी जी क्या पूछना चाहेंगे इलियास साहब?
मैं कुछ मेरी बीवी को पेशाब बहुत ज्यादा आता है। अच्छा, उसी के ऊपर बात कर रहे थे। अभी अब हम सारा दिन आपको मसला होता है या फिर सिर्फ रात को? जी वालेकुम जी, आपको सारा दिन मसला है या फिर सिर्फ रात को आपको होता है? ना सारा दिन मसला रहता है। सारा दिन रहता है। ये खातून है। ऐसे लगता है जैसे यूरिन आया है तो बीच में ही निकल जाता है। जी डॉक्टर साहब। जी बहन, मैं आपका सवाल मैंने आपका सवाल सुन लिया है। देखें, चीज़ें जो हैं पेशाब के बार बार आने की वजह, ख़ास तौर पर जो आप बात कर रही हैं कि फ्रीक्वेंसी बहुत बार बार आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है, निकल जाता है बीच में, तो इसको आम लोग तो तर्जमा करते हैं जी मसाने की कमज़ोरी है। इसको हमने देखना होता है कि क्या पेशाब की कोई इन्फेक्शन है, क्या मसाने की कमज़ोरी जिसको हम ओवर एक्टिव या अनस्टेबल ब्लैडर कहते हैं, ज़्यादा मुतहर्रक मसाना है, या कोई दवाइयाँ ले रही हैं, या पानी की फ्लूइड इंटेक बहुत ज़्यादा है, या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या मसाने के अंदर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसमें कोई छोटी मोटी पथरी भी हो सकती है, कोई रसौली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मैं आपको इस वक्त जो मशवरा दूंगा वो ये होगा कि आप अपने करीबी किसी भी मुस्तनद माहिर गुर्दा मसाना के से मिलें जाके, और मैं भी हाजिर हूँ बिल्कुल, और इसमें कोई हेजिटेशन या आपने किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं फ़ील करनी। हम बग़ैर फ़ीस के भी मरीज़ों को देखते हैं। सर आप कहाँ पे होते हैं? मेरा क्लिनिक है जी मेन वॉल्टन रोड पर, डिफेंस चौक के पास ही, बशीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के नाम से। ठीक है, मेन रोड के ऊपर है, बिल्कुल कोई आसान है। टोयोटा कैंट शोरूम है, उसके बिल्कुल सामने। तो प्रोफेसर नज़ीर साहब से आप वहाँ पे भी जाके मिल सकती हैं, रब्ता कर सकती हैं, या आप अपना प्रॉब्लम जो है उधर भी दिखा सकती हैं। उन्होंने ख़ास कहा है कि वो आपको मिल के भी जो है ना आपकी ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती थी, हम पानी की बात करें। जी बिल्कुल। जैसे हमारे मज़हब में तो यही है कि 3 सांस में पानी जो है वो पीना है, जैसे कि एक गुट। अब ये गुट भी छोटा लगाना है जो हमें हमारे मज़हब में बताया गया, मगर हम गुट, पहला गुट ही जो वो बड़ा मुंह में भरते हैं वो नहीं, छोटा गुट। फिर हमने बैठ के बाकी तीसरे गुट में सारा पानी। अब मुझे इस बात पे बता दीजिएगा कि जो बोतल से पानी पीने का ट्रेंड है, हर एक के हाथ में बोतलें होती हैं इसके, जब ये इस तरह से पानी पीते हैं तो हमारे मुंह में कोई एयर भी जाती है, क्योंकि बोतल के अंदर हवा भी तो होती होगी, तो ये हवा हमारे पेट के अंदर भी तो जा रही होती होगी, इसके भी तो कोई ऐसे नुकसान होंगे, क्योंकि हम गिलास में खुले मुंह में पानी नहीं पी रहे। तो गिलास में पानी पीने का फ़र्क और बोतलों से पानी पीने का फ़र्क ये बयान कर दीजिएगा। क्या हमारे पेट में कोई हवा जाती है, कोई एयर जाती है, कोई नुकसान करती है? प्लीज़ ओवर टू यू। पहले तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपने बड़ी अच्छी डेमो दी है कि पानी को कैसे पीना है। बहरहाल इसमें ये है, देखें हवा तो खैर हम हर वक्त इनटेक, हमारी हवा हो ही रही होती है। जब हम बातें कर रहे होते हैं, हम सांस ले रहे होते हैं, तो हवा तो हमें चाहिए, हर सूरत में चाहिए। जहाँ तक आपने बात की है ना कि पानी को सांस लेके 3 उसके अंदर पीना चाहिए, ये एक ऐसा सुनहरी असूल है कि जिसको एक बुक है जिसका इंग्लिश नाम है पावर ऑफ नाउ, और उसका उर्दू तर्जुमा है लम्हा मौजूद की ताकत। अच्छा। और हमें हमारा रिलीजन भी यही सिखाता है कि इस वक्त जो चीज़ है आप इसके ऊपर शाकिर रहें, और हर चीज़ को सब्र, तहम्मुल और कैसे आपने इत्मीनान के साथ कैसे आपने काम करने हैं। पानी पीना है तो ऐसी कोई आग नहीं लगी हुई कि जल्दी जल्दी आपने पूरी बोतल उंडेल दी। और हुआ क्या कि होता यह है कि पानी अगर आपने इस तरीके से पिया या खाना इस तरीके से खाया, तो आपने देखा होगा ये सांस की नाली में चले जाने का खतरा है। अच्छा। और सांस की नाली में अगर कोई डेथ कॉज भी हो सकती है। एग्जैक्टली, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। उसमें क्या होता है, चोक हो जाती है नाली, और बच्चों में खुदा न खास्ता इस तरह जब चीज़ें ये बैलेंस नहीं होती तो वो उसमें चोक हो गई, आपकी सांस की नाली बंद हो गई, डेथ भी हो सकती है सडन। बिल्कुल इसी तरह से पानी को, खाने वाली चीज़ को, पीने वाली चीज़ को खुराक की नाली में जाना है, उसको सांस की नाली में नहीं जाने देना आपने। तो अगर आपने इस तरह से उसके साथ सलूक किया तो इस बात का ख़तरा और एहतमाल मौजूद रहेगा कि वो चीज़ खुदा न खास्ता। तो जब आप आराम से पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जूस पी रहे हैं, तो आप देखें उसकी लज्जत कितनी दुबाला हो जाएगी, उसमें मज़ा कितना आएगा और उसमें सुकून कितना आएगा, और आप सेफ कितने होंगे। थैंक यू प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरीके से एलैबोरेट किया। आज हमारा ये जो रील है मुझे लगता है सबको सुननी चाहिए, संभाल के रखिएगा, सोशल मीडिया से ज़रूर लीजिएगा। एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। और मेरे पास एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी, एक ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं जिनके लिए मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे लगता है हमारे पूरे पाकिस्तान को ऐसे लोगों के लिए बहुत खुश होना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करके आते हैं। देखें, खुशी होती है कि पाकिस्तान से तो बहुत सारे लोग हैं जो कि कोशिश करते हैं गोल्ड मेडल्स लेकर आते हैं हमारे मुल्क में। ठीक है, स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, हमारे नौजवान नस्ल में कितने सारे लोग जा रहे हैं और अब इस तरह से अपने पाकिस्तान का नाम हर जगह पे रोशन कर रहे हैं। तो आज हमारे पास इसी तरह के एक मेहमान हैं, अमजद तबस्सुम मिस्टर पाकिस्तान 2020 में रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट थाईलैंड से भी जीत कर आए हैं 2024 में। और मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा एलैबोरेट तब करूँगी जब मैं इनसे आपको मुलाकात कराऊँगी। बॉडी बिल्डर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कनाडा से भी अभी आप वर्ल्ड कप जो है वो इस तरह से जीत कर आए हैं बॉडी बिल्डिंग में। तो ये कब हुआ था, कहाँ मुनक्किद हुआ था? ये थाईलैंड में हुआ था और ये 2024 में 10 नवंबर को हुआ था। 10 नवंबर को। तो ये आपको बॉडी बिल्डर बनने का शौक कैसे हुआ, क्या सोच थी आपकी? बस बंदे की होती है कि अच्छी फिजिक हो, बंदा ताकतवर हो, तो इसलिए। कोई फैमिली में था, कोई घर में था? नहीं, मैं पहले फैमिली में था इसलिए। अच्छा, वालिद साहब वगैरह कोई भाई? मेरे उस्ताद थे महमूद फजल साहब ना। ठीक है। फिर उनको देख देख हम इस फील्ड में आ गए दोबारा। अच्छा जी। तो किस तरह से, किस एज में आए? ये आज से 20-25 साल पहले ना। अच्छा। अभी मैं 45 ईयर्स का हूँ। लगते नहीं है माशाल्लाह। जी। बॉडी बिल्डर जो है। हाँ जी। अच्छा, तो फिर कितना खर्चा आ जाता है ये जो बॉडी बिल्डिंग में आते हैं लोग? इसमें खाना पीना, डाइट, एक्सरसाइज, जिम, चीज़ें सब कुछ चाहिए होती है, तो कितना को खर्चा आपके ऊपर एक्सपेंस जो है वो लग जाता है? अच्छा, अगर बिगिनर की बात करें तो फिर तो 25 से 30 हज़ार महीने का खर्चा है ये। अच्छा, खाने पीने के साथ? जी जी। अगर प्रो लेवल पे जाएं तो फिर लाख से 1.5 लाख ना महीने का खर्चा आ जाता है इसमें। नहीं, प्रो पे जाके ऐसे क्यों एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ जाता है? ज़ाहिर बात है, सप्लीमेंट का खर्चा है। अच्छा, फिर प्रो पे सप्लीमेंट्स की भी ज़रूरत होती है? हाँ, डाइट का खर्चा है 5-6 हज़ार महीने का तो आराम से लग जाता है जिस तरह मंगे। तो ये सप्लीमेंट्स में हमें ये स्टीरॉइड्स और ये सारे स्टीरॉइड नहीं कह रहा, खाली चाहिए? सप्लीमेंट मल्टीविटामिन वगैरह डाल के ना सारा जी। अच्छा, स्टीरॉइड्स नहीं? नहीं। तो ये जो बॉडी बिल्डर होते हैं स्टीरॉइड्स रेकमेंड करते हैं कि नहीं? और अगर ये ख़तरनाक है, जैसे कि हमें तो यही पता है, तो प्लीज़ नौजवान नस्ल को ज़रूर बता दीजिए जो स्टीरॉइड्स के ऊपर लग गई है अपनी खूबसूरत बॉडी बनाने के चक्कर में। प्लीज़ बताइए। वो ज़्यादातर बच्चे यही समझते हैं कि स्टीरॉइड लगा के हम जल्दी बन जाएंगे, ये शॉर्टकट ढूंढते हैं ना। शॉर्टकट इसमें कोई नहीं है बॉडी बिल्डिंग में। ये एक लंबी जर्नी है। जिस तरह एक बंदा सुबह स्कूल जाता है, 10-20 साल स्कूल में पढ़ता है, यही समझे कि एक स्कूल ही है ना। अपनी फिटनेस के लिए उसने डेली जाना है, डाइट अच्छी लेनी है, अच्छी ट्रेनिंग करनी है, तो उसकी आदत फिजिक अच्छी हो जाती है। अच्छा, और ये कितनी देर की एक्सरसाइज ट्रेनिंग जो है वो? घंटा से 1.5 घंटे का एक सेशन है डेली का जी। ठीक है, अलग से ट्रेनर होता है या फिर? जी, जाहिर बात है, हर जिम में एक उस्ताद होता है जो आपको ट्रेन करता है उसके लिए। ठीक है। और फिटनेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि उस्ताद भी साथ साथ आपके हो, फिटनेस में वो साथ साथ गाइड कर देते हैं और बच्चा फिर खुद ही करता रहता है। पाकिस्तान में कोई एसोसिएशन ऐसी है बॉडी बिल्डर के लिए जिसमें कोई आपको सपोर्ट करता हो? एसोसिएशन होनी तो चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है कोई भी ना सरकार को कि इसमें अमल दखल है कोई। जिस तरह दूसरी गेमों को सपोर्ट किया जाता है, बॉडी बिल्डर को अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन मुहैया हज़रात जो हैं वो लड़कों करते हैं वो सब। जिस तरह मुझे स्पॉन्सर किया था ब्राइन 47 फिटनेस क्लब है। अच्छा। जो टाउन में ना, उनके ओनर हैं शरून बाज साहब। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे टिकट लेके दी 2-2.5 लाख की थाईलैंड। किस टूर्नामेंट के लिए? इसी ये थाईलैंड के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। ठीक है। और मुझे आने जाने का खर्चा भी दिया उन्होंने साथ। अच्छा, रहने का, होटलिंग सब कुछ? हाँ जी, 5-6 लाख खर्चा किया उन्होंने। ठीक है। इसी तरह अगर ये मुहैया ज़राअत या हमारी जो सरकार है, ये अगर सपोर्ट करें तो बड़े बड़े अच्छे लड़के हैं इधर जो पैसों की वजह से नहीं बाहर जा सकते। हाँ। अगर वो साथ दें तो कोई मसला नहीं बाहर से मेडल लेके आना बच्चों के लिए। ठीक है, ये खूबसूरत यहाँ पे मेडल्स थे वो लेकर आए थे वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्रो। ये और एक और भी साथ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, हमें बड़ा अच्छा लगा, हमें एजाज़ हासिल हो कि हम आपसे मिल रहे हैं और आपकी सेलिब्रेशन जो है उसका हिस्सा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, आपको दोनों हाथों से सलूट करूँगी क्योंकि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अमजद तबस्सुम साहब पाकिस्तान के हीरो हैं, पाकिस्तान का नाम इन्होंने सर बुलंद किया है, हमारा फ़ख्र है, हमारे लिए बाइज़्ज़त हैं और हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। आपसे मुलाकात करेंगे कल एक नए कॉन्सेप्ट पे, नई टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा मॉर्निंग विद फिज़ा।